हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज इस क्लास में हम एक बेसिक चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर में आप फिजिक्स में अपना अवेयरनेस बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? यस, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट तो आप जानते हैं, जैसे कि आपको मैं पूछूंगा कि मास का यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे ग्राम, कोई बोलेगा किलोग्राम, कोई बोलेगा मिलीग्राम, है ना, ऐसा है। या फोर्स का यूनिट पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे? न्यूटन, कोई बोलेगा डाइन, है ना, यस। या लेंथ का यूनिट पूछूंगा, कोई बोलेगा मीटर, कोई बोलेगा सेंटीमीटर, कोई बोलेगा किलोमीटर, एक्सेट्रा, है ना, या। ये जो है, इस चैप्टर में हम कई सारे फिजिकल क्वांटिटी का एनालिसिस करेंगे और हम डायमेंशन जो है आपके लिए शायद न्यू है, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके बेटा। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम सोचते हैं। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आया है कि न्यूटन फोर्स के यूनिट को क्यों बनाया गया? जैसे कौन है जो फोर्स के यूनिट को न्यूटन बना दिया, या कौन है जो मीटर को डिफाइन किया, लेंथ को मापने के लिए मीटर डिफाइन किया, कौन है जो टाइम को मापने के लिए सेकंड, मिनट, आवर इसको डिफाइन किया। ठीक है, कभी आप खुद को क्वेश्चन पूछे हैं? ठीक है, आपने ऐसा स्कूल में ना डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम सुना होगा, है ना, जैसे कि एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम मतलब फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, या सीजीएस सिस्टम, या एमकेएस सिस्टम, या एसआई सिस्टम, ऐसा नाम सुना होगा, है ना। तो ये सब क्या है? क्या होता है कि सारे जो फिजिकल वर्ल्ड है, दैट मीन्स ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो नेचर है, जो यूनिवर्स है ना, ये सोर्स है किसका? नॉलेज का सोर्स है। सोचिए, हजारों साल पहले इंसान जो है वो धीरे धीरे अपना सराउंडिंग के बारे में सोचना चालू किया। जब सोचा नहीं था तो नॉलेज करके कुछ था ही नहीं, उसका ब्रेन था पर सोच नहीं रहा था, है ना। तो नॉलेज को हम नेचर से ही विड्रॉ करते हैं। तो जैसे इंसानों ने अपने सराउंडिंग के बारे में, अपने नेचर के बारे में सोचना चालू किया कि ये क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है। जैसे हम रात को एक खुला मैदान में चले गए, हम स्काई को देख रहे हैं, स्काई में स्टार्स ट्विंकलिंग कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि स्टार क्यों ट्विंकलिंग कर रहे हैं। या एक एरोप्लेन उड़ता गया, एक एरोप्लेन उड़ते उड़ते चला गया, है ना, एक एरोप्लेन चला गया, हम सोच रहे हैं कि एरोप्लेन क्यों नहीं गिर रहा है। तो इस तरीके से जब इंसानों ने अपना सराउंडिंग को स्टडी किया, उससे उन्होंने इस सोच की वजह से, इस लॉजिकल सोच की वजह से साइंस का डेवलपमेंट हुआ। और साइंस का मतलब है फिजिकल सिचुएशन को एनालिसिस करना, है ना। तो उसको एनालिसिस करते टाइम कई सारे क्वांटिटीज को साइंटिस्ट ने डिफाइन किया और उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, जिनको माप सकते हैं, जिनको मेजरमेंट कर सकते हैं। इसलिए फिजिकल क्वांटिटी को ऑल्सो हम क्या बोलते हैं? मेजरेबल क्वांटिटी बोलते हैं। आपने वो कहानी सुना होगा कि जैसे न्यूटन एप्पल पेड़ के नीचे बैठे थे, है ना, एक एप्पल गिर गया, उनके सामने एक एप्पल गिर गया, या कोई बोलते हैं कि उनके सर के ऊपर एप्पल गिर गया, है ना। हाँ, तो फिर क्या हुआ? जैसे उनके सर पे एप्पल गिर गया मान लेते हैं, तो उन्होंने क्या किया? सोचा उसके बारे में। क्या सोचा कि अरे एप्पल कैसे गिर गया है, कौन है जो इसको नीचे लेके चला जा रहा है। फिर सोचते सोचते काफी डेप्थ में जब सोचा तो उनको ये रियलाइज हुआ, उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने ग्रेविटी को डिस्कवर किया। उनको रियलाइज हुआ कि अर्थ जो है अपने मास की वजह से दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा है। दैट मीन्स मास आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, उससे उसने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर किया, है ना। तो इस तरीके से कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज जो है साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं, उनको मेजरमेंट भी किया गया। जब एप्पल गिरा, जैसे कि न्यूटन के सर के ऊपर एप्पल ऐसा धड़ंग से गिर गया, है ना, जब इसको स्ट्राइक किया तो कितना स्पीड से स्ट्राइक किया, उस स्पीड क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। एप्पल गिरने को कुछ टाइम लगा, टाइम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है ना, यस। तो इस तरीके से आप कोई भी फिजिकल सिचुएशन देखिए, बड़ा छोटा मोटा कोई भी फिजिकल सिचुएशन देखिए, आप बिना फिजिकल क्वांटिटी में आप इसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं। करेक्ट, समझ पा रहे हैं? यस। तो जैसे कि हमारे मन में क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। क्या क्वेश्चन पुटअप हो रहा है? वो कौन है जो न्यूटन यूनिट को क्रिएट किया, जो मीटर यूनिट को क्रिएट किया लेंथ के लिए, है ना, या न्यूटन यूनिट क्रिएट किया फोर्स के लिए। यस, एक इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है, जिसका नाम है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। क्या नाम है? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। ये जो इंटरनेशनल बॉडी है, क्या नाम है उसका? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। ये इंटरनेशनल बॉडी जो है ये वेरियस यूनिट को डिफाइन करता है। ये कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल बॉडी है, और ये बॉडी जो है ये एक यूनिट को तय करता है, फिक्स करता है, डिफाइन करता है, और ये इंटरनेशनली
इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे कि ये बॉडी जो है जिसका नाम मैंने क्या लिया, और एक बार बोलता हूं, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। ये फोर्स के यूनिट को न्यूटन सिलेक्ट किया, तो न्यूटन सिलेक्ट किया तो वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम सभी इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? यस। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अराउंड 1971 में, अराउंड कब, 1971 में ये जो इंटरनेशनल बॉडी है इसने एक नया सिस्टम डेवलप किया। इससे पहले जो पुरानी सिस्टम थे वो तो आप नाम सुने, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, ऐसे अलग अलग सिस्टम थे। बट 1971 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स एक न्यू सिस्टम डेवलप किया। 1971 में जो न्यू सिस्टम डेवलप हुआ उसका नाम है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम को डेवलप किया गया और ये के इसका नाम है सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई का मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। ये जो सिस्टम डेवलप हुआ, ये सिस्टम में क्या हुआ कि कई सारे क्वांटिटी को फंडामेंटल मान लिया गया। ओके, समझ पा रहे हैं? तो उस फंडामेंटल क्वांटिटीज को, दैट मीन्स 7, कितनी क्वांटिटीज हैं? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सोचिए, फिजिकल क्वांटिटीज है ना? यस। तो ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ये एसआई सिस्टम में एक्सेप्ट किया गया है। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या है? बेस क्वांटिटी है। फंडामेंटल है, बेस क्वांटिटी है। इसका मतलब है आप बाकी जो क्वांटिटीज है उनको इनके टर्म एक्सप्रेस कर सकते हैं। बाकी जो क्वांटिटीज रह गए हम उनको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो इनको छोड़ के बाकी जो क्वांटिटीज हैं दे आर कॉल्ड एज, उनको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। करेक्ट? समझ पा रहे? यस। तो एक है फंडामेंटल और एक है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो एसआई सिस्टम में जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया गया, मैं इसको 1 बाय 1 लिख रहा हूं। उन्होंने कुछ क्वांटिटी को फंडामेंटल मान लिया है ना। अब क्यों माना हम ऐसे नहीं बोल सकते। कई बार ये क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर इसको क्यों फंडामेंटल लिया गया, उसको क्यों नहीं लिया गया। नहीं, एक ट्रेडिशनल एक्सेप्टेंस है। इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट किया गया, हमें भी इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, करेक्ट? जैसे कि कौन से है फंडामेंटल, क्या आप जानते हैं? यस, कुछ बच्चे जानते भी हैं। आप जानते हो जैसे कि मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और कौन से बच्चे बोलिए? यस, लेंथ। और कौन सा है? टाइम। मास, लेंथ, टाइम। और बता सकते हैं टाइम, टेम्परेचर को भी फंडामेंटल एक्सेप्ट किया गया। ओके, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक करंट ये भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। देखिए, कई सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, हजारों फिजिकल क्वांटिटी हैं, पर उसमें से ये जो 7 क्वांटिटी है इनको एसआई सिस्टम में फंडामेंटल एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, जो एसआई सिस्टम एक्सेप्ट किया है हम भी उसको क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। और इनका एसआई सिस्टम में यूनिट भी डिफाइन किया गया, जैसे कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना। सो दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। और उनका एसआई यूनिट क्या है? एसआई सिस्टम ने उनके लिए कौन सा यूनिट सिलेक्ट किया वो भी हम यहां पे लिख सकते हैं। करेक्ट? यूनिट्स कैसा है? मास का जो यूनिट है वो आप जानते हैं सभी लोग, किलोग्राम। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। वैसे लेंथ का कई सारे यूनिट है, बट एसआई सिस्टम से यूनिट डिफाइन किया हम उसकी बात कर रहे हैं। सेकेंड, टाइम का सेकेंड है। टेम्परेचर का केल्विन, इसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, केल्विन। इलेक्ट्रिक करेंट, ये मतलब क्या? एम्पियर, है ना, एम्पियर। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम बोलते हैं मोल, है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम क्या लिखेंगे? मोल लिखेंगे। और लुमिनस इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट है वो है कैंडला, इसको बोला जाता है, कैंडला बोला जाता है। तो ये जो टेबल मैंने बना लिया, तो इसमें पूरी तरफ से आपको 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और उनके जो यूनिट्स है, जो एसआई यूनिट्स है वो आपको दिख रहा है। करेक्ट? देख लीजिए, ये है। सो दैट मीन्स
ये 7 फिजिकल क्वांटिटी को हम आज से आप सभी लोग एक्सेप्ट कीजिए, आप सभी लोगों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो रिसेंटली एसआई सिस्टम डिफाइन हुआ है, जो लेटेस्ट सिस्टम है, जो मॉडर्नाइज सिस्टम है, वो कौन सा एसआई सिस्टम है। और एसआई सिस्टम जिसको एक्सेप्ट किया है एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी, ये सब हमारे लिए बेस क्वांटिटी है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि बाकी बेस क्वांटिटी क्यों नहीं है, हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम इसको ट्रेडिशनली एक्सेप्ट करेंगे, हमारे आगे के लोग भी एक्सेप्ट करेंगे जब तक कोई न्यू सिस्टम नहीं आता है ना। यस। सो एक बार मुझे मालूम है कि एक स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन किया क्लास में, उसने क्वेश्चन किया कि जो करंट है ना, देखिए इलेक्ट्रिक करंट आप सब लोग जानते हैं, अभी आप अभी 10th स्टैंडर्ड में करंट आपने लर्न किया होगा ना। आप सभी लोग जानते हैं करंट क्या है, मालूम है आपको? करंट को डिफाइन किया था ना 10th स्टैंडर्ड में। करंट क्या है? चार्ज बाय टाइम। आपके स्कूल बुक में देखना करंट क्या है, चार्ज बाय टाइम, है ना। तो बच्चा कई बार ना कंफ्यूज होता है, वो ये पूछते हैं कि अगर करंट का फॉर्मूला ये है, चार्ज बाय टाइम है, तो चार्ज को फंडामेंटल एक्सेप्ट ना करके करंट को फंडामेंटल क्यों एक्सेप्ट किया गया? ये आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है। यस। क्यों आता है? उसके लॉजिक है, उसका लॉजिक ये है, बच्चा को जब वो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, बच्चे को ये मालूम रहता है कि वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख लेता हूं। वेलोसिटी का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब वो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ बाय क्या? टाइम। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला जब देखते हैं तो उनको लगता है कि लेंथ फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है, उसको डिवाइड करके एक जो वेलोसिटी आया वो कौन सा है? डिराइव है। बात सही है कि लेंथ फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है, और उससे जो वेलोसिटी आया वो कौन सा है? डिराइव है। ये सोच के बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो बोलता है अरे ये फॉर्मूला जैसा, ये तो वैसे ही फॉर्मूला है ना। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या लेंथ बाय टाइम। सिमिलरली करंट क्या है? करंट इज चार्ज बाय टाइम। तो उसका लगता है कि चार्ज को फंडामेंटल लेना चाहिए था, है ना। यस। ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। देखो बेटा, ऐसा नहीं है, हमारे सोचने से नहीं होता है। एसआई सिस्टम मैंने बताया ना, जो इंटरनेशनल बॉडी है उसका नाम मैंने क्या बताया? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये ना बाकायदा उसके लिए मीटिंग अरेंज किया जाता है ना। सभी कंट्री से सारे रिप्रेजेंटेटिव इस मीटिंग में उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। तो इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड क्वांटिटी है उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर एसआई सिस्टम इसने एक्सेप्ट किया है, दैट मींस इंटरनेशनली ये एक्सेप्ट कर लिया गया है कि करंट जो है फंडामेंटल है, तो हमें भी करंट को फंडामेंटल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? हम इसलिए चार्ज को फंडामेंटल नहीं बोल सकते, हमारी तरफ से उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसका मतलब है अगर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, उसको आप दिमाग में से निकाल दीजिए। आप ये सोचिए कि कुछ एक्सेप्टेंस है। अगर एसआई सिस्टम में पहले से 7 की जगह अगर हम 3 ही एक्सेप्ट करते, जैसे आप सोचिए ना, आप सोचिए एसआई सिस्टम जो है 1971 में आया, उससे पहले कौन सा सिस्टम था? उससे पहले एमके सिस्टम था, सीजीएस सिस्टम था, एफपीएस सिस्टम था। आज भी एफपीएस सिस्टम अमेरिका में, यूएस में फ्रीक्वेंटली यूज होता है। आज भी यूएस में एफपीएस सिस्टम बहुत यूज होता है। वहां पे मास को पाउंड में काउंट किया जाता है, हम मास को किलोग्राम में काउंट करते हैं। इंडिया में हम मास को किलोग्राम में मेजरमेंट करते हैं, यूएस में पाउंड में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो एसआई सिस्टम है, उससे पहले सपोज एफपीएस सिस्टम था या सीजीएस सिस्टम, एमके सिस्टम, ये सब सिस्टम है। उस सिस्टम में क्या फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं? क्या 7 है? नहीं। एमकेएस, सीजीएस, ये सब सिस्टम में 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है। कितना? 3 क्वांटिटी है। कौन सा? मास, लेंथ और टाइम। उनको फंडामेंटल एक्सेप्ट किया गया था, उन्होंने 3 को एक्सेप्ट किया गया था। एमकेएस में, सीजीएस में ये तीनों क्वांटिटी को फंडामेंटल एक्सेप्ट किया गया था। एसआई सिस्टम में क्या हुआ? फंडामेंटल क्वांटिटी को बढ़ा दिया गया। हमने क्या किया? और कुछ क्वांटिटी को फंडामेंटल एक्सेप्ट कर लिया। जो एक्सेप्ट कर लिया तो कर लिया, तो हम इसको क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। समझ पा रहे? आप इसको बदल नहीं सकते हैं। सपोज बाद में कोई न्यू सिस्टम आ जाए, न्यू सिस्टम में और किसको फंडामेंटल ले लिया जाए, वो भी हो सकता है। कभी कभी क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि अरे हमने इसको फंडामेंटल एक्सेप्ट कर लिया तो डिराइव कौन होगा? ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखना, हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें हम इस प्रकार से भी क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ नया सिस्टम हम बना देंगे और उसके हिसाब से क्वेश्चन बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? यस। चलिए, तो फाइनली आप सभी लोग इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। तो दीज आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो आपके सामने है और इनके एसआई सिस्टम में यूनिट।
है। वैसे मास का, लेंथ का, टाइम का, सभी का यूनिट एक नहीं है, बहुत सारे यूनिट्स है, बट एसआई सिस्टम में इसको एक्सेप्ट किया गया है एज द यूनिट। यूनिट क्या है? व्हाट इज यूनिट? कुछ नहीं, बस आपको अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करना है तो आपको यूनिट्स का तो रिक्वायरमेंट पड़ेगा, है ना। अगर मैं लिखता हूं, सपोज मैंने लिखा कि करंट, सपोज मैं लिखा कि करंट इज इक्वल टू 2, मैंने लिखा करंट इज इक्वल टू 2, इसका कुछ मतलब है? कुछ मीनिंग नहीं है, कुछ मीनिंग नहीं है, बिकॉज जब तक इसके साथ मैं यूनिट अटैच नहीं करूंगा, जैसे मैं लिखूंगा करंट इज इक्वल टू 2 एम्पियर, 2 एम्पियर बोलूंगा तो जाके करंट अच्छे से स्पेसिफाई होगा, सेटिस्फाई होगा। तो दैट मींस करंट को एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक नंबर भी चाहिए और एक यूनिट भी चाहिए, नंबर भी चाहिए और यूनिट भी चाहिए, दोनों के इंपॉर्टेंस है ना। यस, so this is how unit is required, this is how unit is required to represent a physical quantity। बिना यूनिट में फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट हम नहीं कर सकते। ओके, चलिए कोई बात नहीं, इसे मिटा लेते हैं। तो अगर आप में से किसी के मन में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि why charge is not fundamental, why current is fundamental, अभी आपको समझ में आ गया होगा ना। इसमें किसी समझाने का बात नहीं है, ये एक्सेप्टेंस का बात है, ये कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यूज है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इनको छोड़ के बाकी जो क्वांटिटीज आएंगे हम इनको क्या बोलेंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। समझ पा रहे हैं? जैसे कि वेलोसिटी, अभी तो बता रहा था मैं आपको, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, तो दैट मींस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके, ऐसे अलग अलग तरीके से ऑपरेट करके हम डिराइव्ड क्वांटिटी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? लेंथ है, टाइम है, इनको डिवाइड किया, एक न्यू क्वांटिटी बन गया, हम इसको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, है ना। या तो एक्सेलरेशन को आप कैसे डिफाइन करते हैं? एक्सेलरेशन क्या है? ये है चेंज इन वेलोसिटी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। हम एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऐसे बोलते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉज में। फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। सपोज मैं वेलोसिटी को v में डिनोट किया, एक्सेलरेशन को a में डिनोट किया, है ना। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज इक्वल टू, सपोज इसको p में डिनोट किया, ये मास इनटू वेलोसिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, कितने भी आएंगे। मोमेंटम का सिंबल p है, फोर्स का सिंबल f है। तो ये सारे जो हैं ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। समझ पा रहे हैं? यस। तो एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, बाकी सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। इनको छोड़ के और 2 क्वांटिटी है, और 2 थोड़ा सा अजीब सा फिजिकल क्वांटिटी है ना, उनको सप्लीमेंट्री बना दिया गया है। सो दैट मीन्स जब हम फिजिकल क्वांटिटी का बात करेंगे, सो फिजिकल क्वांटिटी को आपको ऐसा 3 पार्ट में ब्रेक करना है, 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? सो फिजिकल क्वांटिटीज, अगर मैं इसको हेडिंग दूं, अगर मैं यहां पे लिखूं फिजिकल क्वांटिटीज, सो फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम हेडिंग देते हैं तो ये कितने प्रकार के हैं? एक तो कुछ क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और कुछ क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। सो और एक टाइप का है जिसको हम क्या बोलेंगे? थर्ड टाइप को हम ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सप्लीमेंटरी, दिस इज कॉल्ड एज सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। सो फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंटरी। सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? क्वांटिटीज, है ना। सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी में एक्चुअली इसमें 2 क्वांटिटी आते हैं। सप्लीमेंटरी में 2 फिजिकल क्वांटिटी आते हैं। सो इस पे एक का नाम है फर्स्ट इज कॉल्ड एज प्लेन एंगल, एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को हम थीटा में डिनोट करेंगे। आप तो एंगल जानते हैं स्कूल में, वही वाला एंगल है, आप जिसको एंगल बोलते हो मैं इसको प्लेन एंगल बोल दिया, बस और कुछ नहीं। अनदर इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। इसको हम सिंबलाइज करेंगे, इसको एक अलग सिंबल देंगे, ओमेगा। इस सिंबल का नाम क्या है? ओमेगा है, ठीक है। ये सिंबल से आप 10th स्टैंडर्ड में फैमिलियर होंगे। याद आ रही कौन सा सिंबल? आपने ओम के लिए सिंबल यूज किया होगा, है ना। यस, ये एक लैटिन अल्फाबेट है। इस लैटिन अल्फाबेट का नाम क्या है? ओमेगा।
एक्चुअली इसका नाम है ओमेगा। एक्चुअली इसका नाम क्या है? ओमेगा है। एक लैटिन अल्फाबेट है। आप जानते हैं जो लैटिन अल्फाबेट है ना, हम इसको फिजिकल क्वांटिटी के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं, है ना। ये सब थीटा, ईटा, फाइ, बीटा, जीटा, अल्फा, गामा, ये सब सुने हो ना ने? अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ईटा, ऐसा ही क्या है? ओमेगा है। ये क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी के सिंबॉलिक फॉर्म में यूज किए जाते हैं, है ना। आप रिसेंटली 10th स्टैंडर्ड में जब आप ओम्स लॉ पढ़ रहे थे, ओम्स लॉ याद है? तो आप रेजिस्टेंस के यूनिट क्या लिए थे? रेजिस्टेंस के यूनिट क्या लिया था? क्या लिया था? ओम लिया था। क्या? ओम। ओम एक साइंटिस्ट का नाम है। कैसे न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है और वो फोर्स का यूनिट बन गया, ऐसे ओम एक साइंटिस्ट का नाम है और वो किसका यूनिट बन गया है? रेजिस्टेंस के यूनिट बन गया है, ठीक है। तो ओम को भी जब हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको भी ओमेगा फॉर्म में लिखते हैं। और आज हम सेम सिंबल को सॉलिड एंगल के लिए यूज करते हैं। कंफ्यूज मत होना, एक सिंबल को अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज किया जा सकता है। आप समझिए बात को, है? तो ये जो सिंबल है, ये जो अल्फाबेट है, उसका नाम क्या? ओमेगा है। ओमेगा या ये सिंबल आप ओम के लिए यूज कर रहे थे, आप रेजिस्टेंस का जो सिंबॉलिक फॉर्म है उसके लिए यूज कर रहे थे। आज मैं उसी सिंबल को सॉलिड एंगल के लिए यूज कर रहा हूं। समझ पा गया है? यस, कोई बात नहीं। तो चलिए, तो फिजिकल क्वांटिटी जो है आपके सामने, फिजिकल क्वांटिटीज को मैंने कई सारे टाइप में डिवाइड कर दिया, जैसे कि आपको दिख रहा है अभी, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। देखिए, कुछ क्वांटिटी को हम क्या बोल रहे हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटी को बोल रहे हैं डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी और कुछ क्वांटिटी को क्या बोल रहे हैं? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री में प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है, फंडामेंटल में तो सामने है, बाकी सब क्या है? डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है। समझ पा गया? यस, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी होना चाहिए, जैसे कि जो फंडामेंटल है और जो सप्लीमेंट्री है उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। कई सारे स्टूडेंट्स को इनका इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं रहता, इसलिए थोड़ा मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। मैं मास के बारे में कुछ डिस्कस नहीं कर सकता। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये सब चीजें आप स्कूल में साइंस सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, है ना। मास क्या है, लेंथ क्या है, टाइम क्या है, टेम्परेचर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वो भी मुझे बताना ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। थोड़ा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है? मोल है। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ाई करते हैं। केमिस्ट्री में एक चैप्टर है मोल कंसेप्ट, पढ़े ना? नहीं, यस, ये स्कूल में भी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? इसका यूनिट को क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। आपने सुना होगा कि वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना होता है। ये सारी चीजें आप मोल कंसेप्ट में लर्न करते हैं, ठीक है ना। यस, ऐसा ही लास्ट को देखिए। लास्ट को जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको फंडामेंटल में एक्सेप्ट किया गया है, उसका नाम क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी ये लाइट रिलेटेड एक फिजिकल क्वांटिटी है। किसके? लाइट। आप 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड में लाइट चैप्टर पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंस, मिरर पढ़ा होगा, है ना। सो लाइट को रिलेट करके एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको फंडामेंटल एक्सेप्ट किया गया है, जिसका नाम क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी है। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा आइडिया दूंगा। लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब जो है, इसका मतलब है कि ब्राइटनेस ऑफ लाइट, उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। ओके, लाइट की ब्राइटनेस, लाइट की इंटेंसिटी, उसको मेजरमेंट करने के लिए इस क्वांटिटी को डिफाइन किया जाता है। करेक्ट। सो व्हाट इज इंटेंसिटी? लाइट केस में इंटेंसिटी का मतलब क्या है? ब्राइटनेस। लाइट केस में इंटेंसिटी का मतलब क्या है? ब्राइटनेस है। लुमिनस वर्ड जो है, लुमिनस वर्ड कहां से आया? लाइट रिलेटेड टर्म है ये, है ना। तो ये लाइट का जो ब्राइटनेस है उसको मेजरमेंट करता है। समझ पा रहे हैं ना? यस। जैसे कि कोई सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट के आसपास चले जाएंगे ना, वहां पे ब्राइटनेस ज्यादा होगा, दूर जाएंगे तो ब्राइटनेस क्या होगा? कम हो जाएगा। दैट मींस आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि सोर्स के आसपास के रीजन में लुमिनस इंटेंसिटी ज्यादा होगा और दूर दूर जाएंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? कम हो जाएगा। बस इतना ही मीनिंग है, ठीक है। चलिए, ये सारे डिस्क्रिप्शन हो गया है। चलो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सप्लीमेंट्री के बारे में बात करते हैं। प्लेन एंगल तो आप जानते ही हैं, सॉलिड एंगल आपके लिए न्यू है। फिर भी प्लेन एंगल क्या है? प्लेन एंगल को हम एक सिंपल तरीके से डिफाइन करेंगे, है ना। प्लेन एंगल इसलिए बोला गया बिकॉज इसको एक प्लेन में डिफाइन होता है। प्लेन 2D है या 3D है? अगर मैं एक स्ट्रेट प्लेन लेता हूं तो क्या होगा? 2 डायमेंशन में आएगा। जैसे कि बोर्ड, ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है ये 2 डायमेंशन में। सो इसको थीटा में डिनोट कर लेते हैं। आप जानते हैं कि जैसे कि 2 लाइन अगर लेते हैं, सब समझ पा रहे हैं, और ये एक आर्क लेंथ है। जैसे कि आप सर्कल लेते हैं तो सर्कल के एक पार्ट ले सकते हैं। बेटर होगा कि मैं सर्कल ये ड्रॉ कर दूं। सपोज
मैंने ऐसा एक सर्कल ड्रॉ किया, समझ पा रहे हैं? इस सर्कल का सेंटर है, सेंटर के रिस्पेक्ट हम ऐसा एंगल को डिफाइन करना चाहते हैं। ये क्या है? ये है आर्क लेंथ, इसको क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। ये क्या है? रेडियस। और ये जो 2 डायमेंशन में सर्कल कोई 3D डायग्राम नहीं है। सर्कल क्या 3D डायग्राम है? नहीं है। सर्कल क्या है? 2 डायमेंशन में। सर्कल का 3 डायमेंशनल वर्जन क्या है? स्फीयर है ना, वो 3 डायमेंशन में। बट मैं सर्कल का बात कर रहा हूं। अगर मैं इसको सर्कल लेता हूं तो ये सर्कल क्या होगा? आर्क लेंथ होगा। दिस इज कॉल्ड एज आर्क या आर्क लेंथ। और ये रेडियस। तो एंगल का डेफिनेशन क्या है? अगर इसको थीटा लिखते हैं तो थीटा का डेफिनेशन है आर्क लेंथ बाय क्या? रेडियस। आर्क लेंथ बाय रेडियस, इसको हम एंगल के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। बस आर्क लेंथ को रेडियस में डिवाइड कर दीजिए, उससे आपको क्या मिलेगा? एंगल मिलेगा। ठीक है। तो एसआई सिस्टम में अगर हम इसका यूनिट ढूंढे, आप सोचिए, बात को समझिए। आपके मन में आता होगा कि इनको सप्लीमेंट्री क्यों बनाया गया? व्हाई दे आर कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी? थोड़ा सोचिए आप। बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, आप भी आपके मन में क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, आर्क लेंथ का बात करूं तो लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर है। हाँ। रेडियस क्या है? रेडियस भी तो लेंथ है ना, रेडियस भी लेंथ है, तो उसका भी यूनिट क्या आएगा? मीटर आएगा। ऊपर मीटर नीचे मीटर कट जाएगा तो इसका यूनिट होना नहीं चाहिए, ऐसा लगता है। बट स्टिल एसआई सिस्टम में इसका यूनिट को डिफाइन किया गया है। दैट मीन्स सप्लीमेंट्री क्वांटिटी वो है जो हमको ऐसा अपीयर होते हैं कि उनका यूनिट होना नहीं चाहिए ना। अगर आप ध्यान देंगे ना, ऐसा लगता है कि उनका यूनिट होना नहीं चाहिए, बट स्टिल दे हैव यूनिट्स। एसआई सिस्टम से उनका यूनिट डिफाइन किया है और हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम इसको एक्सेप्ट किए हैं। ये ट्रेडिशनल एक्सेप्टेंस है, ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस है। उस यूनिट का नाम है एसआई सिस्टम में एंगल का, प्लेन एंगल का जो यूनिट है उसका नाम है रेडियन। उसका नाम क्या है? रेडियन। ऐसा यूनिट क्या है? रेडियन है। आप बोलोगे यार ये क्या, हम तो स्कूल में डिग्री पढ़ रहे थे, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, सुने में क्या नहीं? यस, डिग्री भी है, एंगल का यूनिट डिग्री भी है, बट एसआई सिस्टम में डिग्री को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। एसआई सिस्टम में जो है रेडियन को एक्सेप्ट किया गया है आज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। ये सिंपल एंगल बोलेगा तो प्लेन एंगल ही समझ पा रहे? यस। तो रेडियन, ये अगर किसने सुना नहीं होगा तो इसको थोड़ा केयरफुली ध्यान दीजिए, बिकॉज आप इस यूनिट को फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं, है ना। जे नीट कोर्स में हम रेडियन को हम ज्यादातर यूज करेंगे, ठीक है। डिग्री वगैरह जो है उसको हम इतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करने वाले हैं। थोड़ा सा मुझे ना रेडियन के बारे में आपको आइडिया देना पड़ेगा। रेडियन का रिलेशन क्या है डिग्री के साथ, वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूंगा 1 किलोमीटर कितना मीटर है, तो 1 किलोमीटर कितना मीटर है? 1000 मीटर है ना। 1000 मीटर बोलते हैं। किलो का मतलब क्या है? 10⁻³ बोलते हैं, 1000 बोलते हैं, वो भी थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। सो जैसे 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, या 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, ऐसा ही रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन है, उसको ध्यान दीजिए। क्या रिलेशन है अभी तब तक इसको मिटा लेते हैं। सो फिजिकल क्वांटिटी का जो डिस्कशन हो रहा है, फिजिकल क्वांटिटी और उनको मापने के लिए क्या चाहिए? यूनिट चाहिए, है ना। सो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बिना यूनिट में मेजरमेंट नहीं हो सकता। और हम अभी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं या करना चालू कर दिए हैं, ठीक है। सो दिस इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, उसका हम डिस्कशन स्टार्ट कर दिए हैं। फर्स्ट हम कौन सा ले रहे हैं? प्लेन एंगल ले रहे हैं, ठीक है ना। सो रेडियन रिलेशन देखिए, इसको थोड़ा नोट डाउन कर सकते हैं आप। पाई रेडियन, पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई का वैल्यू होता है 22/7, है ना। यस, वही है पाई रेडियन, या इसको आप शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हैं, पाई रेडियन इजिकल टू 180 डिग्री। सोचिए, एक तरफ यूनिट क्या है? रेडियन, और एक तरफ यूनिट क्या है? डिग्री है। पाई का वैल्यू कितना है? 22/7, ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 3.14 आएगा ना। यस, तो इसका मतलब क्या है? पाई रेडियन इजिकल टू 180 डिग्री को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यस, ये कन्वर्सन है। देखिए, तो आपको क्या लगता है कौन सा यूनिट बड़ा होना चाहिए? रेडियन बड़ा होना चाहिए या डिग्री बड़ा होना चाहिए? कौन सा बड़ा होना चाहिए बोल सकते हैं? कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, उसके लिए आप ये नंबर को देखिए। पाई का वैल्यू कितना है? पाई का वैल्यू 3.14, है ना। सो 3.14 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सोचिए,
मेजर या डिग्री ऐसे लिख लेता हूं, है ना। यहां पे नंबर 3.14 है और यूनिट रेडियन है, और यहां ओके समझ पा रहे हो। तो दैट मीन्स यहां पे नंबर 3.14, यूनिट क्या है रेडियन, यहां पे नंबर 180 और यूनिट क्या है डिग्री। सो क्या है, अभी आपको समझ में आता होगा कौन सा यूनिट बड़ा है। जब नंबर बड़ा हो जाता है तो यूनिट क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। आप सही सोच रहे हैं, रेडियन जो है वो बड़ा यूनिट है और डिग्री क्या है, छोटा यूनिट है। यस ये देखिए, अगर मैं लिखता हूं 1 मीटर, आप क्या लिखोगे, 100 सेंटीमीटर लिखोगे नहीं। यस ध्यान देखिए, 1 एक छोटा नंबर है और मीटर क्या है, बड़ा है। 100 क्या है, बड़ा है, और सेंटीमीटर क्या है, छोटा है। दैट मीन्स जैसे नंबर बड़ा हो जाएगा यूनिट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। नंबर छोटा हो गया तो यूनिट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि नंबर और यूनिट इनका प्रोडक्ट जो है हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। हमें यहां पे एक रिलेशन निकाल सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं नंबर इनटू यूनिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्या, कांस्टेंट, ऐसा आप लिख सकते हैं। यस तो इसका मतलब तो वही है ना जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि नंबर को n और यूनिट को u लिख सकते हैं। n इंटू यू क्या है, कांस्टेंट है। n इंटू यू कांस्टेंट का मतलब है कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ऐसा आप लिख सकते हैं। जैसे नंबर बड़ा हो जा रहा है यूनिट छोटा हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे 180 बड़ा है किससे, 3.14 से, इसलिए डिग्री क्या हो गया, छोटा यूनिट हो गया है। 180 डिग्री मिलके 180 डिग्री, समझ पा रहे हैं, 180 डिग्री को हम क्या बोल रहे हैं, 3.14 रेडियन। तो रेडियन बड़ा होगा ना। यस चलिए, तो ये जो मैं आपको ये रूल्स बताया, इसको आप जरूर ध्यान में रखिए कि हमेशा नंबर और यूनिट का प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ओके इसको ध्यान में रखिए। तो ये आपको मेजरमेंट पे, कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। चलिए कोई बात नहीं, ये प्लेन एंगल का डिस्क्रिप्शन था। सो प्लेन एंगल को हमेशा डिफाइन कर सकते हैं कि प्लेन एंगल क्या है, आर्क लेंथ बाय रेडियस। एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, और इसका यूनिट क्या है, एसआई सिस्टम यूनिट क्या है, रेडियन है। चलिए अगर मैं बोलूंगा कि पाई रेडियन इज 180 डिग्री, सपोज आप इसको ध्यान में रखिए, पाई रेडियन जो है इज इक्वल टू 180 डिग्री है। पाई रेडियन 180 डिग्री अगर हुआ तो कौन बताएगा कि 90 डिग्री कितना रेडियन होना चाहिए। 90 मतलब क्या है, 180 का हाफ है ना। अगर दोनों तरफ मैंने 2 डिवाइड करो, सो 90 डिग्री कितना होगा, पाई बाय 2 रेडियन। इतना ध्यान में रखिए। पाई का मतलब है एंगल के रेस्पेक्ट, पाई का मतलब क्या है, 180 रेडियन। इसको आप ध्यान में रखिए। सो 90 डिग्री क्या होगा, पाई बाय 2 रेडियन होगा। या मैं बताऊंगा 60 डिग्री कितना रेडियन होगा, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री को आप लिख सकते हैं पाई बाय 3 रेडियन। पाई मींस क्या, 180 बाय 3 कितना हो गया, 60 हो गया। ये कोई बोलेगा 45 डिग्री क्या है, तो आप बोलेंगे पाई बाय 4 रेडियन। इस तरीके से आप कन्वर्सन कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं। यस चलिए कोई बात नहीं, हमने प्लेन एंगल को डिफाइन कर लिया। प्लेन एंगल 2D में है तो आपको इमेजिनेशन में ज्यादा कुछ डिफिकल्टीज नहीं है, आप बस 2 डायमेंशन में डिफाइन कर रहे हैं, है ना। ऐसा ये पूरा सर्कल ही किसमें, 2 डायमेंशन में। पर अगर आपको सॉलिड एंगल डिफाइन करना है तो आपको 3 डायमेंशन को जाना पड़ेगा, आपको स्फीयर के बारे में सोचना पड़ेगा, है ना। यस देखिए, सो नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड का नाम क्या है, सॉलिड एंगल, है ना। इसको मिटा लेते हैं। अब ये सारी चीजें नोट डाउन करते रहिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करना, नोट बनाना बहुत जरूरी है। सो नेक्स्ट इज सॉलिड एंगल। इनको सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी क्यों बोलते हैं वो तो आपको ध्यान में आ गया है ना। सो नेक्स्ट इज सेकंड व्हिच इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। देखिए बेटा ये आपके लिए न्यू है, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए। व्हाट इज सॉलिड एंगल, है ना। इसको सिंबल क्या दिया, ये सिंबल का नाम क्या है, इस सिंबल का नाम है, ये ओम जैसे दिख रहा है, ओम जैसे दिख रहा है, बट ये ओम नहीं है, ये तो सॉलिड एंगल है। ओम जो है ओके यूनिट का नाम है, सॉलिड एंगल एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम है, करेक्ट। और ये सिंबल का नाम क्या है, ओमेगा। अभी आपको बताया ना, सिंबल का नाम तो ओमेगा है, एक लैटिन अल्फाबेट है। चलो कोई बात नहीं, सिंबल हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि ओमेगा लिया गया इसलिए हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। सॉलिड एंगल जो है ये से सोचिए कि प्लेन एंगल का ये 3 डायमेंशनल वर्सन है। क्या बोला मैंने, 3 डायमेंशनल वर्सन ऑफ क्या, प्लेन एंगल। जैसे आप प्लेन में एंगल बोलते हैं, वैसे 2D में एंगल बोलते हैं, तो 3D में क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। 2D में अगर सर्कल है तो 3D में क्या बनेगा, है ना। ये पहला चीज है, ये क्या होगा, 3 डायमेंशनल है।
ये प्योरली 3 डायमेंशनल कंसेप्ट है, ये 2D में डिफाइन नहीं होता, 3D में डिफाइन होता है। तो 3D में हम क्या करेंगे, इसको स्फीयर सोचेंगे ना, जैसे कि सोचिए ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, तो हम इसको सर्कल नहीं स्फीयर एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो स्फीयर है, तो स्फीयर का ये सेंटर है। सॉलिड एंगल को एसआई सिस्टम में कैसे डिफाइन किया गया, आप क्या कीजिए, स्फीयर का एक एरिया लीजिए, स्फीयर का एरिया लीजिए। हम यहां पे एरिया का बात कर रहे हैं। सर्कल में हमने किसका बात किया था, हमने आर्क लेंथ का बात किया था, और वहां आर्क लेंथ ही था, बिकॉज सर्कल क्या है, 2D में है। सर्कल में हमने आर्क लेंथ का बात किया था, यहां पे कोई आर्क लेंथ नहीं है, ये तो स्फीयर है, यहां पे एरिया का कंसेप्ट आएगा। ये जो एरिया है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, तो इसको हम ए मान लेते हैं। ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस पोर्शन। स्फीयर के एक पर्टिकुलर पोर्शन लिया, उसका एरिया ले लिया, और ये एरिया सेंटर के रेस्पेक्ट, दैट मीन्स देखिए अच्छे से ध्यान दीजिए, ये जो एरिया है ये सेंटर के रेस्पेक्ट जो एंगल डिस्क्राइब कर रहा है, सेंटर के रेस्पेक्ट एक 3 डायमेंशनल एंगल बनाएगा, ऐसा 3D में एंगल बनाएगा। समझ पा रहे हो ना? आप इमेजिन कीजिए वो जो 3 डायमेंशनल एंगल आएगा, हम इसको क्या करेंगे, ओमेगा में डिनोट करेंगे, इसको लिखेंगे ओमेगा सॉलिड एंगल, और इसका रेडियस क्या है, आर है, स्मॉलर स्फीयर का रेडियस है, जैसे वहां पे लिया था। तो सॉलिड एंगल को डिफाइन कैसे किया गया, सॉलिड एंगल का डेफिनेशन ये है कि ओमेगा इज इक्वल टू वो जो एरिया हमने लिया था, एरिया डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। समझिए, अगर आप यूनिट के हिसाब से सोचते हैं, एरिया का यूनिट क्या है, एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, नीचे भी क्या है, मीटर स्क्वायर है। तो वैसे देखा जाए ऊपर भी मीटर स्क्वायर, नीचे भी मीटर स्क्वायर है ना। एरिया को हम मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट करेंगे, ऊपर भी मीटर स्क्वायर, नीचे भी मीटर स्क्वायर। वैसे यूनिट होना नहीं चाहिए, बट स्टिल इसका यूनिट फिक्स हुआ है, एसआई सिस्टम में इसका यूनिट डिफाइन हुआ है। तो ये एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस है, हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली एसआई सिस्टम में ये सब डिफाइन होने का कारण क्या है, क्या कारण है, जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में ये सारे चीजों को हम यूटिलाइज करने वाले हैं। इस चीज को लेके हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए इसको ट्रेडिशनली या इंटरनेशनली हम इसको क्या किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं। समझ पा रहे हैं? यस। तो ये है सॉलिड एंगल का डेफिनेशन। एरिया उस पार्ट का एरिया जिस पार्ट का आपको सॉलिड एंगल चाहिए, डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, क्या ये एरिया फ्लैट है, क्या एरिया ऐसा प्लेन एरिया है, वो सोचने वाली बात है। प्लेन एरिया नहीं है। आप देखिए ये स्पीयर है, स्पीयर में एरिया ऐसा फ्लैट नहीं हो सकता। दैट मीन्स मैं ऐसा एरिया का बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा एरिया नहीं है। इस प्रकार का एरिया लेके हम डिफाइन नहीं कर सकते। यहां पे एरिया कर्व्ड एरिया है। ये कौन सा एरिया है, ये है फ्लैट एरिया, फ्लैट एरिया है। फ्लैट एरिया ये हो सकता है, या एक डिस्क। फ्लैट एरिया और क्या हो सकता है, कि डिस्क हो सकता है। जैसे कि हम एक डिस्क ले लें, है ना, ये क्या है, एक डिस्क है। समझ पा रहे हो? डिस्क भी क्या है, डिस्क भी एक फ्लैट एरिया है। या ये जो मैंने बनाया था रेक्टेंगुलर एरिया, ये भी क्या है, फ्लैट एरिया है। डिस्क भी क्या है, फ्लैट एरिया है। तो ये डिस्क जैसा नहीं है, ये डिस्क जैसा नहीं है। मैं इसको ये बाजू में क्यों बनाया, बिकॉज बच्चे ना इस पे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मुझे इसको ड्रॉ करना पड़ रहा है। अब समझ पा रहे हो ना, ऐसा है। तो ये इस प्रकार का नहीं है। So this is not a flat area. This is not a flat area. ये flat area नहीं है, ये plain area नहीं है। Disk is a flat area. जो disk है, disk एक flat area है, ऐसा ये flat area नहीं है। समझिए बात को, disk और इसमें difference है, confuse मत होइए। सपोज मैं आपके सामने एक स्पीयर लाऊंगा, है ना, जैसे कि एक स्पीयर आपके लिए लाया हूं। तो डिस्क में और इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए आपके लिए कहीं से तो एक स्पीयर पकड़ के लेकर आ गया है ना। तो देखिए ये जो स्पीयर है, तो डिस्क और स्पीयर में डिफरेंस है ना, ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। आप देखिए कि ये जो स्पीयर है, लाइक ये वही स्पीयर है, आप इसको मान लीजिए। और ये जो एरिया मैंने लिया हो ना, ये कौन सा एरिया है, आपको दिख रहा है क्या, आपको इस एरिया दिख रहा है? देखिए, सोचिए, मैंने ये जो एरिया शेडेड किया हूं, ब्लैक इन कर दिया हूं। आपके जो ब्लैक एरिया दिख रहा है ना, सिर्फ इसको देखिए, है ना,
ये जो ब्लैक एरिया है, क्या ये फ्लैट एरिया है? क्या ये डिस्क जैसा है? बिल्कुल नहीं है। डिस्क जो मैं बाजू में ड्रॉ किया हूं, एक फ्लैट एरिया है। यस, जैसे कि ये देखिए, ये क्या है? डिस्क है। दोनों में डिफरेंस है। दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जो आप डिस्क देख रहे हैं, है ना, चलिए इसको थोड़ा यहां रख लेते हैं। ये जो डिस्क देख रहे हैं, ये एक फ्लैट एरिया है, फ्लैट, या हम ऐसे रख सकते हैं, करेक्ट, ऐसा फ्लैट एरिया है। उस टाइप का एरिया नहीं है। हम जब सॉलिड एंगल डिफाइन करते हैं, हम स्फीयर को पार्ट लेते हैं और वो एरिया कैसा है? देखिए, इस टाइप का एरिया है। सो ये एरिया अपने सेंटर के साथ, मैं सेंटर आपको दिखा नहीं सकता बिकॉज स्फीयर का सेंटर कहां है? उसके अंदर है ना, आप यहां पे देख सकते हैं। तो ये जो कर्व एरिया है, ये कर्व्ड एरिया उसके सेंटर के साथ, स्फीयर के सेंटर के रेस्पेक्ट जो 3 डायमेंशनल एंगल बनाएगा, हम इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल बोलते हैं। उतना चीज आप ध्यान में रखिए। कई बार बच्चे उसको सोच लेते हैं कि यस वही फ्लैट एरिया होगा, डिस्क जैसे सोचते हैं, वैसा नहीं है, वैसे मत सोचिए। या तो एक पेज लेके भी हम आपको दिखा सकते हैं, बस आपको समझ में आ गया। ये 3D में है, ये 3 डायमेंशन में है। ये जो 3 डायमेंशनल एंगल बन गया, हम इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल बोलते हैं। और सॉलिड एंगल का जो एसआई सिस्टम यूनिट है, एसआई यूनिट जो है सॉलिड एंगल का, उसका नाम है स्टेरेडियन। क्या बोलते हैं इसको? स्टेरेडियन। एंगल का क्या बोला गया? रेडियन जो है प्लेन एंगल का यूनिट है। और स्टेरेडियन क्या है? स्टेरेडियन है सॉलिड एंगल का यूनिट। ओके, देखो बेटा, इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल्स में बताऊंगा। जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे, इसका नीड होगा, फिजिक्स में इसका जरूरत पड़ेगा। जब आप ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन में इसका रिक्वायरमेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी में इसका रिक्वायरमेंट होगा। हम क्यों पढ़ रहे हैं? सारी चीजें आपको काम में आने वाला है, इसलिए हम स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो अभी बस अभी आपको शुरुआत हो रहा है ना, बस इतना ध्यान में रखिए कि जैसे प्लेन एंगल होता है वैसे सॉलिड एंगल होता है। प्लेन एंगल 2D में होता है, सॉलिड एंगल 3D में होता है ना। सॉलिड एंगल के लिए एरिया को आर स्क्वायर में डिवाइड करते हैं और प्लेन एंगल के लिए आर्क लेंथ को रेडियस में डिवाइड करते हैं। वो आर्क लेंथ बाय रेडियस है और ये एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर है, उतना डिफरेंस है। इन दोनों को सप्लीमेंट्री क्यों लिया गया? बिकॉज ऐसा लगता है कि उनका यूनिट होना नहीं चाहिए, बट स्टिल ऐसा ही सिस्टम इनके लिए यूनिट डिफाइन किया है, जैसे कि एंगल का रेडियन और इसका सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। समझ पा रहे हैं? चलेगा। तो ये आपको मैंने कई सारे फिजिकल क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन दे दिया। तो ब्रॉडली फिजिकल क्वांटिटी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किए। कौन सा? एक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एसआई सिस्टम के हिसाब से। और एसआई सिस्टम किसने बनाया? मैंने आपको बताया था, एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका नाम क्या है ना? यस, जिसका नाम क्या है? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। उसने एसआई सिस्टम क्रिएट किया 1971 में। एसआई सिस्टम में 7 क्वांटिटी को फंडामेंटल एक्सेप्ट किया गया, 2 फिजिकल क्वांटिटी को सप्लीमेंट्री एक्सेप्ट किया गया और बाकी सबको डायरेक्ट एक्सेप्ट किया गया। ओके, तो आप कोई भी डायरेक्ट क्वांटिटी को आप उसके यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, चलिए ये सब तो आपको समझ में आ गया है, इसको मिटा लेते हैं। इसमें से अगर कोई भी चीज में कोई भी पॉइंट पे आपको डिफिकल्टीज है, डाउट्स है, आप बेफिक्र होकर मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपका डाउट आराम से क्लियर कर दूंगा। ओके, यस। तो डाउट डिस्कशन करने को मत भूलिए। आपको हेल्पलाइन नंबर तो मिल ही रहा है, हाँ, मैसेज के साथ साथ उसमें आपको डाउट पूछना है। चलिए कोई बात नहीं, अगर ये सब समझ में आ गया है, सपोज आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज आपको पूछा गया कि व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आपको पूछा जा रहा है। तो आप कैसे निकालेंगे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? हम इसको कैपिटल जी में डिनोट करते हैं, है ना। ये पढ़े हैं आप तो पढ़ चुके हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। वही एप्पल पेड़ के नीचे बैठा और ग्रेविटी को डिस्कवर किया, है ना। तो अगर आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट फाइंड आउट करना है, एसआई यूनिट फाइंड आउट करना है, तो आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को लेके कोई तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। यस, पता है आपको, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मालूम है। अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मालूम है तो आप आसानी से जी का यूनिट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कौन सा लॉ था? क्या आपको याद है कि अगर ये मास m1 है और कुछ ही दूरी में, कुछ डिस्टेंस में और एक मास m2 है और सेपरेशन क्या है? r है। यस, याद कीजिए न्यूटन ने क्या लॉ दिए थे। न्यूटन ने ये बताया थे कि दोनों मास जो है ना, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन। ये आपको दिख रहा है ना। तो यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक को एक्शन मानेंगे तो दूसरा क्या होगा? रिएक्शन। आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ।
इनमें से इसको एक्शन मान लिया तो ये क्या हो गया, रिएक्शन। ठीक है ना। तो ये जो फोर्स था, ये जो फोर्स है, इसका फॉर्मूला क्या था, G m1m2/r²। अगर आपको उसके रिलेटेड कुछ एक्सप्रेशन मालूम है, कुछ फॉर्मूला मालूम है, तो आप आराम से यूनिट डिटरमाइन कर सकते हैं। यस, अभी आप आसानी से निकाल सकते हो। आपको जी का यूनिट चाहिए तो जी को एक तरफ लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, जी विल बी इक्वल्स टू f(r²), इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया f(r²)/m1m2। बाकी सबका तो यूनिट आपको पता ही है। सो देयरफॉर एसआई सिस्टम में एसआई यूनिट क्या होना चाहिए, देयरफॉर एसआई यूनिट है ना, जी का एसआई यूनिट क्या होना चाहिए, फोर्स का क्या है, फोर्स का है न्यूटन, न्यूटन को एन में रिप्रेजेंट किया, ओके। और r² मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन मास क्या है, मास का किलोग्राम है, किलोग्राम इंटू किलोग्राम तो क्या हो गया, किलोग्राम का स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये है एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से आप किसी का भी यूनिट निकाल सकते हैं। ओके, सो चलिए यहां तक जो है आपको यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन मिला। ऐसे कई सारे क्वांटिटी आप जानते हैं, आप घर में जो है वो सारे क्वांटिटी का यूनिट निकालने के लिए कोशिश कीजिए। जैसे कि फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, फोर्स का यूनिट क्या है, डाइन भी है ना। एसआई सिस्टम में न्यूटन है और सीजीएस सिस्टम में क्या है, डाइन है। आप एक दूसरे को कन्वर्सन कर सकते हो, वो सारी चीजें आपने किया होगा, है ना। तो क्या आपको मालूम है 1 न्यूटन कितने डाइन होता है, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन होता है, ये आपको मालूम होगा, है ना। तो वो भी थोड़ा सा कैसे यूनिट कन्वर्सन करते हैं, आप डायरेक्टली कन्वर्सन कर सकते हैं। बाकी डायमेंशन में भी मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट को हम कैसे कन्वर्सन कर सकते हैं। सो और एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 1 न्यूटन इज इक्वल 10 डाइन कैसे हुआ, 1 न्यूटन इज इक्वल 10⁵ डाइन कैसे आया, है ना, उसको थोड़ा देख लेते हैं। न्यूटन डाइन क्या है, फोर्स है, और फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यस, तो फोर्स की तरफ चलते हैं, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एसआई सिस्टम में अगर हम न्यूटन को डिफाइन करेंगे तो 1 न्यूटन कितना होगा, देखिए एसआई सिस्टम में 1 न्यूटन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मास का क्या होगा, किलोग्राम, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर/सेकंड²। क्या आपको मालूम है एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है मीटर/सेकंड², है ना। यस, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर/सेकंड होता है, बट एक्सेलरेशन मीटर/सेकंड² होता है। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, सीजीएस में क्या करेंगे, सीजीएस में जो डिफाइन करेंगे, सीजीएस में फोर्स का यूनिट का नाम क्या है, डाइन। तो 1 डाइन को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 डाइन विल बी इक्वल्स टू मास को क्या लिखा जाएगा, 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर/सेकंड², है ना। हम किलोग्राम को ग्राम लिख रहे हैं और मीटर को सेंटीमीटर लिख रहे हैं। सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड ये सिस्टम है ना। तो चलिए इन दोनों को आपस में रिलेट करते हैं। सो नाउ देखिए, सो 1 न्यूटन से फिर शुरू करते हैं। 1 न्यूटन इज 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर/सेकंड²। 1 किलोग्राम को आप क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर/सेकंड²। सेकंड² डिनोमिनेटर में है, तीसरा में ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको 10⁴ में लिख सकते हैं। 1000 का मतलब है 10⁻³ ग्राम इंटू 10⁻² सेंटीमीटर/सेकंड²। 10⁻³ और 10⁻² ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया है, तो आपको क्या मिलेगा, 10⁵ ग्राम इंटू सेंटीमीटर/सेकंड²। देखो बेटा, तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर/सेकंड² क्या डाइन है, इसलिए फाइनली क्या मिल गया, 10⁵ डाइन। इस तरीके से हम यूनिट को एक दूसरे से कन्वर्सन कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आपने सुना होगा कि 1 जूल कितना होता है, 10⁷ ऑर्ग होता है, वो भी आप कन्वर्सन कर सकते हैं। तो ये के न्यूटन और डाइन का रिलेशन था, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जूल और ऑर्ग का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 1 जूल किसका यूनिट है, वर्क। तो 1 जूल इज इक्वल 10⁷ ऑर्ग, आपने सुना होगा, है ना। ये हम कैसे करें, जूल और ये सब किसका है, वर्क का है, वर्क। और वर्क हम फोर्स इनटू क्या, डिस्प्लेसमेंट ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो फोर्स का तो अभी भी हमने डिस्प्लेसमेंट डिस्कशन किया। तो आप देखिए एसआई सिस्टम में आप क्या करेंगे, एसआई सिस्टम में हम जूल को डिफाइन कैसे करेंगे, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट का हम क्या लिख रहे हैं, मीटर लिख रहे हैं, है ना। सिमिलरली सीजीएस सिस्टम में क्या करोगे, सीजीएम में 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 क्या, डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। देखो
जैसे 1 जूल को 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर लिखा, वैसा ही 1 अर्क को हम क्या लिखेंगे, 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, बिकॉज हम सीजीएस सिस्टम यूज कर रहे हैं और सीजीएस सिस्टम में डाइन क्या है, फोर्स का यूनिट है। समझ पा रहे हैं? ये एसआई सिस्टम में और ये सीजीएस सिस्टम में। बस अभी तो आप रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 1 जूल से शुरुआत करते हैं। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। समझ पा रहे हो? बस इसको कन्वर्सन करने का 1 न्यूटन कितना अभी भी हमें मिला, 1 न्यूटन इज इक्वल 10⁵ डाइन। तो इसको पुट कर लेते हैं। सो 10⁵ डाइन इंटू 10⁵2 सेंटीमीटर, दोनों मल्टीप्लाई हो गया है। सो 10⁷ डाइन इंटू सेंटीमीटर। सो डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या है, डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या है, अर्क है। तो 1 जूल कितना हो गया, 10⁷ अर्क। तो इस तरीके से आप यूनिट को कन्वर्सन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, ये सब आइडियाज आपको मिल गया है, ये सब यूनिट के बारे में आइडिया मिल रहा है। बिना यूनिट में हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का डिस्कशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो आज के क्लास में हमने यूनिट के बारे में काफी कुछ डिस्कशन किए। ओके, फाइनली एक चीज मैं बता के इस क्लास को आज क्लोज कर दूंगा। फिर हम अगले क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा, वो है डायमेंशन के बारे में। आज के क्लास में हम यूनिट के बारे में स्टडी कर लिए हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आपको ना एसआई सिस्टम कुछ और कुछ चीजें को डिफाइन किया है। एसआई सिस्टम कुछ प्रीफिक्स को डिफाइन किया है, उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, उसको एसआई प्रीफिक्सेस बोलते हैं। प्रीफिक्स समझ पा रहे हैं? जैसे कि हम 10 की पावर लेते हैं ना, हम कुछ बोलते हैं, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। जैसे मैं लिखूंगा 10⁵ किलोग्राम, है ना, 10⁵ लिखूंगा, 10⁵ ग्राम, आप क्या बोलते हो, 1 किलोग्राम, ऐसे लिखते हैं ना। या 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। दैट मीन्स 1 केजी कितना है, 1000 ग्राम है। 1000 ग्राम को हम क्या लिखते हैं, 10⁵ ग्राम लिखते हैं। सो 10 के पावर 3 को हम क्या बोलते हैं, किलो बोलते हैं। ये जो के लिखा है ना, के मतलब क्या है, के का मतलब है किलो, के का मतलब किलो। तो किलो बोलते ही आपको 10 की पावर क्या आ रहा है, 3 माना जा रहा है। ये हम यूज करते हैं, आपने कभी सोचा नहीं होगा। जब हम किलो बोलते हैं, किलोमीटर, किलोग्राम बोलते हैं ना, 1 किलोमीटर, किलोमीटर बोलते हैं तो कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। किलो बोल दिया ना तो 1000 ही आ जाता है ऑटोमेटिकली। 1000 मतलब क्या है, 10 की पावर 3 है। तो जब भी 10 की पावर 3 आएगा तो वहां पे हम प्रीफिक्स कौन सा यूज करेंगे, किलो यूज करेंगे। ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स समझ पा रहे हो? ग्राम से पहले किलो लगाया तो किलोग्राम, मीटर से पहले किलो लगाया तो किलोमीटर, है ना, ऐसा है। तो ये एक प्रीफिक्स है, ये एक प्रीफिक्स है ना, ये के प्रीफिक्स, इसको प्रीफिक्स बोलेंगे। ये जो प्रीफिक्स है, जब ग्राम से पहले लगेगा हम इसको क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम लिखेंगे। मीटर से पहले लगेगा तो किलोमीटर बोलेंगे। तो इस चीज को लेके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम इसको एसआई प्रीफिक्स बोलते हैं। ये सारे प्रीफिक्स जो हैं आप जानते हैं, बट फिर भी थोड़ा इलेबोरेटली इसके बारे में डिस्कशन कर लेना चाहिए। सो फाइनली एसआई प्रीफिक्स, एसआई का मतलब क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल में कौन सा प्रीफिक्स यूज होता है, सो एसआई प्रीफिक्सेस। देखो बेटा, कौन सा प्रीफिक्स, थोड़ा अब भी मेरे साथ शेयरिंग कीजिए। एसआई प्रीफिक्स कौन से पावर ऑफ 10, मैं एक तरफ लिखता हूं पावर ऑफ 10 की पावर, या 10 की पावर भी लिख सकते हैं, फिर भी ज्यादा बड़ा होगा ना, इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूं, पावर ऑफ क्या, 10 की पावर 3 हुआ तो हम क्या बोलते हैं, किलो बोलते हैं ना, ऐसे ही है। एक तरफ हम पावर ऑफ 10 बोलेंगे और यहां पे उसका नाम लिखेंगे, प्रीफिक्स क्या है उसका नाम लिखेंगे, कौन सा प्रीफिक्स है। सो पावर ऑफ 10 क्या क्या हो सकता है, एक 0, मैं ना ऊपर प्लस में लिखूंगा, नीचे माइनस में लिखूंगा, थोड़ा सा अरेंज करके लिखूंगा। आप भी बेटा ऐसा नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, है ना, इसको अच्छे से नोट डाउन करना। पावर ऑफ 10 एक तरफ लिख रहा हूं और एक तरफ प्रीफिक्स लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पे मैं लिखा 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे सब ना लेके हम कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज भी ले सकते हैं। हम एक काम करते हैं, सब नहीं लेते। सो पावर ऑफ 10 क्या, 0 ले सकते हैं, 0 के ऊपर 1 लेता हूं, 1 के ऊपर 2 लेता हूं, 2 के ऊपर 3 लेता हूं, 4 5 नहीं होता। एसआई प्रीफिक्स में 4 5 नहीं आता। 0 1 2 3, उसके बाद आता है 6, उसके बाद आता है 9, उसके बाद 12 के बाद 15 और उसके बाद 18।
ये क्या, ये पावर ऑफ 10 है, मतलब 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ऐसा है, 10 की पावर है। सिमिलरली हम नीचे जाएंगे तो -1, 10 की पावर -1 हुआ तो क्या बोलते हैं प्रीफिक्स को, 10 की पावर -2 है तो क्या बोलते हैं, 10 की पावर -3 है तो क्या बोलते हैं, 10 की पावर -6 है, -9 है, माइनस में ऐसे -12 है, -15 है और -18 है, तो ये सब नेगेटिव में है और ऊपर में पॉजिटिव में लिखा, और बीच में कौन है, 0 है और 1 है, समझ में आ रहा है? यस, तो केयरफुली ध्यान दीजिए, आप इसको लिखिए अच्छे से भी, इसको अच्छे से बेटा नोट डाउन करना। जब 10 की पावर 0 है तो हम क्या बोलेंगे, इसको मैं यहां पे लिख लूं, थोड़ा इसको हम इस टाइप के टेबल टाइप का बना रहे हैं, तो केयरफुली आप ध्यान दीजिए। सो पावर ऑफ 10 और प्रीफिक्स, जब हम 0 लिखते हैं, है ना, जब इस पे 0 लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, क्या मालूम है आपको? 10 की पावर 0 है तो कुछ नहीं, 0 का कुछ मतलब नहीं है, तो इसको ये तो 1 ही हो जाएगा। अच्छा, तो यहां पे जब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1 लिखेंगे तो क्या बोलना पड़ेगा, 1 के टाइम हम क्या बोलते हैं और -1 के टाइम क्या बोलते हैं, ठीक है? यस, 0 करेंगे तो 10 0 1 आ जाएगा ना, तो उसको कुछ जरूरत नहीं है उसको लिखना, है ना, तो इसलिए मैंने 0 के इसलिए मिटा दिया, उसको कुछ मतलब नहीं बन रहा है। 1 लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, यस बच्चे, क्या बोलते हैं 1 को, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेका, क्या बोलते हैं, डेका। 1 लिखेंगे तो क्या बोला जाएगा, डेका बोला जाएगा। और 1 -1 जब लिखते हैं, -1 को क्या बोलते हैं, डेसी। आपने सुना होगा डेसीमीटर, है ना, डेसीमीटर का मतलब क्या है, 10 की पावर -1 मीटर, समझ पा रहे हो? यस, -2 आएगा तो हम क्या बोलते हैं, इसको तो डेसी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर, नाम सुने हो, तो सेंटी, ये एक्चुअल प्रीफिक्स का नाम है। -2 है तो क्या बोलेंगे, सेंटी बोलेंगे, है ना। तो सिमिलरली -3 होगा तो क्या बोलते हैं, मिलीमीटर, नाम सुने हो, तो मिली जो है प्रीफिक्स का नाम है, उसके आगे मीटर, किलोग्राम, ग्राम, मीटर, ग्राम, ये सब चीजें आप यूज कर सकते हैं, है ना। तो -1 है तो डेसी, -2 है तो सेंटी, -3 है तो मिली, -6 है तो क्या बोलते हैं, -6 को क्या बोलते हैं, जब 10 की पावर -6 है ना, इसको बोलते हैं माइक्रो, सुनिए ना, नहीं, माइक्रो बोलते हैं। -9 है तो क्या बोलते हैं, नैनो, नैनो टेक्नोलॉजी, नाम सुना होगा, है ना, सो दिस इज कॉल्ड एज नैनो, है ना, नैनो कार, यस, बहुत ही छोटा। सो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, और 10 के पावर -12 है तो क्या बोलते हैं, पीको, इसको क्या बोलते हैं, पीको, स्पेलिंग सही है क्या, देख लीजिए, पीको। -15 है तो क्या बोलते हैं, फेम्टो, दिस इज कॉल्ड एज फेम्टो। और -18 है तो बोलते हैं एटो, बोलते हैं, इसका स्पेलिंग क्या है, ATTO, एटो, फेम्टो, फेम्टो बोलते हैं, करेक्ट। ये ना एसआई सिस्टम जो प्रीफिक्स है, ये है एसआई प्रीफिक्स, उसको लिख रहे हैं। तो सारे आपने नेगेटिव साइड में देख लिया, है ना। तो -1 है तो क्या, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। जैसे प्लस की तरफ चलते हैं, जब +1 लेंगे तो क्या होगा, है ना, इसको ऐसा एक टेबल बना दे, अच्छा रहेगा। सब ना आप इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। एक रटने वाली बात नहीं है, रटने वाली बात नहीं है, जैसे जानकारी दिया जा रहा है, आपका अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है ना, थोड़ा आपकी इस चीज का अवेयरनेस होना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने माइनस पे नेमिंग किया, वैसा ही प्लस में भी प्रीफिक्स का नेमिंग करेंगे। जैसे कि 10 की पावर 1 हुआ तो क्या बोलेंगे, डेका, 10 की पावर 2 हुआ तो क्या बोलते हैं, हेक्टो बोलते हैं, 10 की पावर 2 आएगा तो हम क्या बोलेंगे, हेक्टो, हेक्टो। 10 की पावर 3 आएगा तो क्या बोलते हैं, अभी तो बोला था ना, यस, किलो। 10 की पावर 6 है तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेगा, 10 की पावर 6 को मेगा बोलते हैं। और 10 की पावर 9, 10 की पावर 9, 12, 15, 18, 9 को क्या बोलते हैं, गीगा, दिस इज कॉल्ड एज गीगा। अरे अब सुने नहीं, मेगाबाइट, गीगाबाइट, कंप्यूटर लैंग्वेज में बाइट करके यूज होता है ना, अब तो सुना होगा। MB, GB, आजकल के बच्चे हो तो पता तो होना चाहिए, है ना। MB का मतलब क्या है, MB, मेगाबाइट, GB मतलब गीगाबाइट, सुने हो क्या नहीं, ऐसे लिखा रहता है ना, MB, GB, TB। हम बोलते हैं ना कि हमारा लैपटॉप का जो कैपेसिटी है वो TB में है। TB का मतलब क्या है, टेराबाइट। GB मतलब क्या है, गीगाबाइट, गीगाबाइट। MB मतलब मेगा बाइट, ऐसा, है ना। सो 10 की पावर जब 12 होगा हम इसको क्या बोलते हैं, टेराबाइट,
दिस इज कॉल्ड एज टेराबाइट। ये कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको यूज किया जाता है। तो हम ये प्रीफिक्स समझ पा रहे हो ना, बाइट से पहले क्या, मेगा, मेगा आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स एमबी का मतलब क्या है, मेगाबाइट। तो बाइट से पहले क्या आ गया, मेगा आ गया। मेगा क्या है, प्रीफिक्स है। सिमिलरली गीगाबाइट, गीगा क्या है, प्रीफिक्स है। सिमिलरली टेराबाइट, टेरा क्या है, प्रीफिक्स है। तो ये सब क्या है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब उससे पहले वाला जो हम यूज कर रहे हैं। तो मेगाबाइट का मतलब क्या है, मेगा मीन्स 10 की पावर 6, तो आप क्या लिखोगे, 10 की पावर 6 बाइट, 10 की पावर 6 बाइट। सिमिलरली ये कितना बाइट है, गीगा मतलब 10 की पावर 9 बाइट, समझ पा रहे हो। टेरा 10 की पावर 12 बाइट। सो 12 मतलब टेरा है, और 15 का मतलब है क्या, 15 का मतलब है 18 को हम क्या बोलते हैं, एक्सा बोलते हैं ना। तो 15 को क्या बोलते हैं, पेटा बोलते हैं ना। ये है पेटा। इसको कोई रट के याद रखने का जरूरत नहीं है, जस्ट एक जानकारी के लिए बोल रहा हूं। और ये क्या है, एक्सा है, एक्सा है। एक्सा का स्पेलिंग सही है क्या, ई होता है शायद, है ना, यस, ई एक्स है। एक्सा का मतलब क्या है, 10 की पावर प्लस 18। तो इस तरीके से एसआई सिस्टम ने कुछ प्रीफिक्स डिफाइन किया है जो हम फ्रीक्वेंटली साइंस में यूज करते हैं। ये सारे प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो जीरो नहीं है, बस 1 2 3 मतलब 10 की पावर है। ये पावर ऑफ 10 है, इसको आप ध्यान में है ना, आपका पावर ऑफ 10 है। 10 की पावर 1 है तो बोलेंगे डेका, 10 के पावर 2 है तो क्या बोलेंगे, हेक्टो, 10 के पावर 3 है तो क्या बोलोगे, किलो, 10 के पावर 6 है तो मेगा, 10 के पावर 9 है तो गीगा, 10 के पावर 12 है तो टेरा, 10 के पावर 15 है तो पेटा, और 10 के पावर 18 है तो एक्सा है। सिमिलरली माइनस में है, जैसे प्लस में वैसे माइनस में, ठीक है। -1, 10 के पावर -1 है तो क्या बोलेंगे, डेसी, 10 के पावर -2 है तो क्या बोलेंगे, सेंटी, 10 के पावर -3 मिली, 10 के पावर -6 माइक्रो, 10 के पावर -9 नैनो, 10 के पावर -12 पिको, 10 के पावर -15 फेम्टो, 10 के पावर -18 एटो, है ना, यस। तो ये सारे एक्सआई प्रीफिक्स है, इसको आप ध्यान में रखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, सो ये सारी चीजें आपके ध्यान में आ गया है। सो आखिरी में एमबी जीबी टीबी के साथ इस क्लास को कंप्लीट कर देते हैं। एमबी जीबी टीबी, किसको पता नहीं था तो आज की क्लास में पता चल गया, है ना। मेगाबाइट, एमबी मतलब क्या है, मेगाबाइट, जीबी बोले तो गीगाबाइट, और टीबी मतलब टेराबाइट। वो सारी चीजें एसआई सिस्टम से रिलेटेड है। चलिए कोई बात नहीं, आज के इस क्लास में यूनिट के बारे में काफी सारी जानकारी आपको मिला। अगर आपको कुछ डाउट से डिफिकल्टीज है तो डेफिनेटली आप मुझे भेज दीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में डायमेंशन का लर्न करेंगे। तब तक के लिए आप इसको लर्न कीजिए, नोट डाउन कीजिए और पढ़ाई में ध्यान दीजिए, है ना। आपको बोला गया था घर में बैठे बैठे ज्यादा टाइम पास नहीं करना है। आप 2 सब्जेक्ट के बीच में जो ब्रेक है उस पर थोड़ा सा टाइम पास कर सकते हैं, ठीक है। बट पढ़ाई करते टाइम एकदम पढ़ाने में ही खो जाना पड़ेगा आपको। जब जो काम कर रहे हैं वो काम को उतना अच्छे से करना चाहिए। काम को मिक्स नहीं करना चाहिए। पढ़ते टाइम दूसरा कुछ सोचना है क्या नहीं। आप जो पढ़ रहे हैं तो एकदम ध्यान देके पढ़ना चाहिए। जब आप खेल रहे हो तो मजे लेके खेलना चाहिए। पढ़ते टाइम मजे लेके पढ़ना चाहिए। पढ़ते टाइम खेलना सोचोगे और खेलते टाइम पढ़ना सोचोगे तो कोई भी काम अच्छे से नहीं होगा, है ना। यही तो फंडा है, ओके। तो प्रैक्टिस पे भी फोकस कीजिए, थोड़ा थोड़ा आप ज्यादा अभी ना थोड़ा प्रैक्टिस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। आपको असाइनमेंट मिल चुका है, आपको वेक्टर का असाइनमेंट मिल चुका है। वेक्टर का असाइनमेंट जो मिला है उसका इमीडिएटली स्टार्ट कर दीजिए। वेक्टर का क्वेश्चंस इमीडिएटली सॉल्विंग स्टार्ट कर दीजिए। जो भी डाउट से डिफिकल्टीज मुझे व्हाट्सएप कीजिए, फोन कीजिए, क्लियर कीजिए। आज आपको जो असाइनमेंट दिया है, कौन सा चैप्टर, वेक्टर का असाइनमेंट मिल चुका है। केयरफुली आप चेक कर लीजिए, आपको हम भेज चुके हैं। ये जो वेक्टर का असाइनमेंट आपको आया है, आपको एसएमएस आया है, बस आप उसको क्लिक कीजिए तो आपका असाइनमेंट खुल जाएगा। वो जो असाइनमेंट आया है उसको सॉल्विंग चालू कर दीजिए, ओके। आपको बोला था एक होमवर्क बुक अलग सा बनाने को बोला गया था, उस होमवर्क बुक में वेक्टर का असाइनमेंट सॉल्विंग कीजिए। आज आपको 1 से लेके 30 तक क्वेश्चंस दिया जा रहा है। आज 1 to 30 इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 1 से 30 तक सॉल्व करके उसके डाउट मुझे पूछना है। थोड़ा थोड़ा ऐसे रेगुलरली आपको देता जाऊंगा, ओके। सो चलिए कोई बात नहीं, और फिर हम जब लॉकडाउन खुलेगा क्लास में मिलेंगे, फिर मैं आपको चेक करने वाला हूं। मैं आपको बोला था कि आपके होमवर्क बुक भी चेक किया जाएगा, नोटबुक भी चेक किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।